जय हिंद साथियों, आप सभी के बीच हम अखिलेश झलक आज फिर से लाइव आया हूं। इस लॉकडाउन में इन गरीब मजदूर बेबस लाचारों का दुख देख करके सरकार से फिर से मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं। आपको पता होगा कि यह लॉकडाउन लगभग 2 महीना से चल रहा है। अभी आगे भी बढ़ेगा, इसका कोई पता नहीं है। फिलहाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, जो पैकेज दिए हैं और इस पर जो पहले कुछ रुपये अनुदान आए और हमारे स्वेच्छा से कर्मचारियों को काटा गया, उसके भी मैं कुछ आंकड़ा पेश करूंगा। केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ का कोरोना राहत पैकेज दिया। साथियों, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 37,000 करोड़ ले लिया गया। यदि अगर हम राज्यों के कर्मचारियों का यह भत्ता जोड़ दें तो यह आंकड़ा लगभग 2 करोड़ लाख अनुमानित हो जाएगा तथा स्वेच्छा से कर्मचारियों का वेतन काटा जाए एक दिन का तो यह रकम लगभग 5,000 करोड़ पहुंच रही है। अगर इनमें हम राज्य कर्मचारियों के पैसे ऐड कर दें तो यह रकम अनुमानित 20,000 करोड़ पहुंच रही है। जनता के दान और सहायता का तो मुझे फिलहाल पता नहीं है कि पीएम केयर्स फंड और राज्य के मुख्यमंत्री कोष में कितना दान आया, लेकिन जितना दिया नहीं गया उससे कहीं ज़्यादा वसूल लिया गया। जनता का पैसा, जनता का सब कुछ, इसमें पूंजीपति, बड़े बड़े हमारे नेता, प्रतिनिधि, इन लोगों का एक पैसा नहीं। साथियों, एक प्रश्न और उठता है कि जब ऑलरेडी हमारे यहाँ भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष बना रखा था, तो इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पीएम केयर्स फंड एक अलग क्यों बनाया गया, जबकि पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष है। ये कभी से चला आ रहा है, कई प्रधानमंत्री बने, कोई नहीं बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे आए और इसे जल्दीबाजी में पीएम केयर्स फंड एक नया अकाउंट बना दिए कोरोना राहत के लिए, कोरोना के अनुदान के लिए, जिसमें आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होंगे, वित्त मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी इसके सदस्य होंगे। और मजे की बात यह है कि इसमें जो सीएजी महालेखा परीक्षक जो है, सारे सरकारी पैसों का आय व्यय कितना क्या हुआ उसका जो डाटा ऑडिट करती है, वह इस पीएम केयर्स फंड का नहीं करेगी। आखिर क्यों नहीं करेगी, ये सब आज प्रश्न बन रहा है। कुछ दाल में काला है, या फिर अगर पारदर्शिता है, सच्चाई है, दिल साफ है, नियत साफ है, तो इसे सीएजी के हवाले भी करना चाहिए। नियम तो यही बताता है। कुछ हमारे मित्रगण भी जुड़े हुए हैं, प्रश्न करेंगे तो प्रयास करेंगे हम उस बात को उठाएं। साथियों, इतना करने के बाद सारे पूंजीपति पैसे पर ही सरकार ध्यान दे रही है। दूसरी तरफ हमारे प्रश्न बनता है कि बुलेट ट्रेन में 7,000 करोड़ का व्यय पर रोक नहीं, हथियार खरीद पर रोक नहीं,
निजी क्षेत्र में दिए गए हजारों करोड़ रुपये बिना ऋण के उनकी वसूली नहीं। निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट टैक्स माफ करने के लिए 1,70,000 करोड़ धन दिया, वहीं निजी क्षेत्र के लिए एक पैसे नहीं। आज निजी क्षेत्र अपने कर्मचारियों को निकाल रही है इस महामारी के दौर में। वहीं फेसबुक का 10% शेयर खरीदकर अंबानी जी एशिया का अमीर बन रहे हैं। देना एक पैसा नहीं, कर्ज दे नहीं रहे। साथियों, इस महामारी में बेबस लाचार गरीब मजदूरों को देख करके बहुत पीड़ा होता है। इस पीड़ा को क्या बताऊं, मैंने कई जगह साथियों से बात हुआ, मैंने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला, देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ तो बहुत कष्ट होता है। कभी गुजरात से, कभी बम्बे से, तो कभी राजस्थान में, तो कभी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हमारे विशेष रूप से यूपी और बिहार और पूर्वांचल के लोग पीटे जा रहे हैं। सरकार का मंशा साफ नहीं है। सरकार चलाने के लिए नीति और नियत होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार तनशाही और हिटलरशाही पर उतर चुकी है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपके पास बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं। मैं उनमें से ही एक छोटा बेबस किसान का लड़का समझ करके आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि क्या इन लोगों के लिए, हक के लिए आपने कोई ऐसे ठोस कदम उठाए? मुझे तो नहीं लग रहा है। आज बॉर्डर पर तो आज कहीं रोड पर उतर करके उग्र होकर के घर जाने की मांग कर रहे हैं, कम से कम घर पहुंचा दीजिए, तब बदले में लाठियां मिल रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है। कई सारे ऐसे वीडियो आपको भी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसके प्रति सरकार की रवैया बिल्कुल ही असंवेदनशील दिख रही है। जब देखो तब हर बात पर राजनीति होने लगती है। महोदय, जनता उग्र होगी तो युद्ध गृह क्लेश होगा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस जनता का भला के लिए, इस जनता के व्यवस्था के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। इन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इस राहत पैकेज में आत्मनिर्भर की बात हो रही थी। आत्मनिर्भर का परिभाषा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। कैसे आप आत्मनिर्भर बनाएंगे? क्या इसका मानक होगा? समझ में नहीं आ रहा है। जब आप आते हैं लाइव, कुछ ना कुछ निबंध पढ़ करके चले जाते हैं, जनता उसी पर आस लगाए बैठ जाती है। मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन गांव में मैंने अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से एक कहावत, एक कहानी मान सकते हैं, मैंने सुना है, जो आपके बीच रख रहा हूँ। शायद वो सटीक बैठती है आज। गांव में जब कोई चोर भैंस चुराता है तो भैंस ले जाता है पश्चिम साइड और घंटी बजाते हैं उससे कुछ चोर पूर्व साइड। अब गांव के लोग जो है कि घंटी के इशारे पर पूरब साइड जाते हैं कि भैंस पूरब जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो भैंस चोर पश्चिम लेकर चला जाता है और भैंस मिल नहीं पाती है। इसी तरह से लगता है कि आप इस भोली भाली जनता को आत्मनिर्भर जैसे शब्द प्रयोग करके घंटी कहीं और बजा रहे हैं और इस घंटी के आड़ में कुछ और हो रहा है। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे पिछले आपके जितने भाषण, जितने जुमले सुने जाए तो यही प्रतीत हो रहा है। मैं मानता हूं आप देते हैं, पैसे देते हैं गांव में। पहले भी राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से चलता है 1 रुपये तो गांव पहुंचता है 30 पैसे। 70 पैसे रास्ते में ही भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी और नेता लोग खा जाते हैं। मैंने सुना था पूर्ववर्ती सरकारों में, उससे भी पहले जब हम लोग छोटे थे तो बुजुर्गों से, बड़े आदरणीय व्यक्तियों से मैंने यह सुना था
कि सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता में आने के लिए 4 चीज़ें उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने सुना हूँ, मैं आपको याद दिला दूँ साथियों, 4 सी जिसे कह सकते हैं: क्राइम, करप्शन, कास्टिज्म और कैश, यानी कि अपराध, जातिवाद, पैसा और भ्रष्टाचार। उन सबसे अलग होकर उम्मीद था कि आप इस देश का एक नया नेतृत्व प्रदान करेंगे और नया नेतृत्व कर इस भारत को फिर से अपने गौरवमय इतिहास वापस आएगा। लेकिन आपने तो उसमें इजाफा ही किया, बढ़ोतरी ही किया। पूर्ववर्ती सरकारें आती है, इन गरीब किसान मजदूर बेबस आदमियों को 2 जूते मारती है। जब देखते हैं कि सत्ता जाने वाली है तो धीरे से गले मिलकर के संसद में बाहर कान में कह देते हैं, आज हम तो जाने वाले हैं, आप आने वाले हैं, ऐसा कीजिएगा कि हमने 2 जूता मारा है, आप 4 जूता मारिएगा। फिर ये भोली भाली जनता सत्ता परिवर्तन कर देती है, फिर सत्ता आती है, वो सरकार 4 जूते मारती है। फिर जब ये जनता त्रस्त होती है तो कान में वो भी कह देती है, भैया देखिए आपके कहने के अनुसार मैंने 4 जूता मारा है, आप ऐसा कीजिए कि 5 लगाइएगा, इसे कम मत मारिएगा। फिर यही काम होता है, भैया ये बंदर बांट वाली खेल बंद कीजिए, मोदी जी बंद कीजिए। आग्रह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, देश के प्रति साफ रवैया नीति ला करके इन किसानों को, मजदूरों को सशक्त बनाइए। हमारा देश, मैंने पढ़ा है, हमारा देश शक्तिशाली तब होगा जब हमारे गांव के किसान मजदूर आत्मनिर्भर सशक्त होंगे। इसमें कुछ कदम भी उठाए गए जो हमारे देखने से सराहनीय लगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके द्वारा चलाया गया प्रधानमंत्री सड़क योजना जो काफ़ी सफल रहा, अच्छा भी लगा। गांव-गांव तक सड़कें पहुंची, काफ़ी हद तक यह सफल रहा। पूर्ववर्ती सरकार को जो कि आप मनरेगा पर हंस रहे थे, वो भी काफ़ी सफल रहा। कम से कम किसान गरीब जो लाचार बेबस थे उनको कुछ मजदूरी मिल जा रही थी, आपने उस पर हंसी उड़ाया था। कुछ ऐसे स्कीम लाइए, आप हमेशा पूंजीपतियों को कैसे माफ हो, कैसे बढ़ेगा, उस पर ध्यान देते हैं। सारे कार्यों को निजी क्षेत्र में ढकेलते जा रहे हैं, उसका परिणाम सकारात्मक दिख नहीं रहा है। देखिए महोदय, आप बहुत बड़े भगवान के भक्त भी अपने आप को दिखाते हैं, मानते हैं, तो मैं यही कहूँगा, मैंने कहीं पढ़ा है कि कमजोर सताए 3 गए धन धर्म और वंश, न माने तो देख लो रावण कौरव कंस। महोदय, कम से कम आप भक्ति भजन करते हैं तो यह तो पढ़े होंगे, यह तो जानते ही होंगे, उम्मीद है आप जानते हैं, मगर मैं आपको याद दिला रहा हूं, इसका भी ख्याल कीजिए, वरना जब धैर्य का बांध टूटता है वहीं क्रांति का उदय होता है। महोदय, मैंने वो दोहा भी पढ़ा है बचपन में अपने पढ़ाई समय में कि दुर्बल को नस्ताइए जाकी मोटी हाय मुई खाल के श्वासे सार भस्म हो जाए। इस किसान गरीब मजदूरों को, आप नौजवान साथियों को सशक्त बनाइए। और मैं आज कहना चाहूँगा, एक कविता साथियों पढ़ रहा हूँ, शायद आप लोगों को ये बात अच्छी लगे कि सत्ता के नशे में चूर-चूर हो गए हैं, सत्ता की नशे में चूर-चूर हो गए हैं कि उन्हीं के खिलाफ आपका फैसला गया। बात जो चलाएगा समाज सुधारने की, लोग समझेंगे ये तो पगला गया। ठोकरे ही हिस्से में आप हितैषियों के बढ़ते कदम हमेशा कुचला गया। आपने दिया था विभीषण को राज, किंतु कैसे ताज रावण के शीश पर चला गया। आज ये प्रश्न बन रहा है।
ये तमाम बातें हैं साथियों, आप लोगों के बीच यह देख करके कि कितने लोग बेबस हैं, इस बेबसी का सरकार कैसे फायदा उठा रही है, ये आज प्रश्न हमारे बीच है। साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या है बेरोजगारी भी। देश में जो बेरोजगारी की आज आलम है, मैं समझता हूँ कि हर कार्यों का एक हद तक कारण और एक अमानवीय प्रवृत्ति का कारण बेरोजगारी भी है। बच्चे युवा हमारे पढ़ते लिखते हैं, लाखों हजारों रुपये खर्च करते हैं बड़ी उम्मीद और आस के साथ कि हमारे भी परिवार, हमारा समाज बढ़ेगा और उसमें हम योगदान करेंगे। लेकिन समाज देश की तो दूर, वो अपने आप पर भी जो है आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं और नहीं खड़े हो पा रहे हैं। सरकार उन्हें कमर तोड़ दे रही है, लाचार बेबस कर दे रही है। आज इस महामारी में हमारे किसान नौजवान भाई सराहनीय हैं, जिनके अन्न उपजाने के चलते और अन्न से ही हमारा आज काम चल रहा है। जब देखिए तब आप आते हैं, निबंध पढ़कर चले जाते हैं। योगी जी, भाई साहब हमारे उपेंद्र यादव जी हैं, लाइव पर कह रहे हैं कि योगी जी का भी कुछ योजना बताइए। हाँ, योगी जी को भी मैं बता दूं कि आदरणीय महंत जी, आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आप जानवरों से ही बदतर इंसान को समझने लगे हैं। जब देखिए तब गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, रमजान, दीपावली इत्यादि की बातें करते रहते थे। 3 साल लगभग सरकार बने हुए महोदय हो गया, ऊपर होने जा रहा है, लेकिन अभी भी धरातल पर ऐसी एक योजना का नाम बता देते जो सफल हुआ हो और जो आपने किया हो। मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों का, हाईवे का उद्घाटन कर रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों का, कुदाल लेकर उतर जाते हैं कि इसमें घोटालेबाजी हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ने की बात हो रही थी, मुझे याद है कि लखनऊ से वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक ही रोक दिया गया। क्यों महोदय, बलिया नहीं दिखता है? बलिया नहीं है पूर्वांचल में? हम लोग को धरना पर बैठना पड़ रहा है। कैसी मानक तैयार कर रहे हैं? इकाना स्टेडियम पूर्ववर्ती सरकारों का बनाया हुआ था, आप जाकर के अटल जी के नाम पर रख देते हैं, उद्घाटन करते हैं। अच्छी बात है, खुशी है, कम से कम पूर्ववर्ती सरकारों का बनाया हुआ इकाना स्टेडियम अटल जी की स्मृति में उनका नाम पर रखा गया। इसके लिए मैं धन्यवाद। कम से कम अटल जी भी इस बात से खुश होंगे, उनकी आत्मा इस बात से संतुष्ट होगी अटल जी की। मैं देखता हूँ मुख्यमंत्री जी मानक तैयार करते हैं, शाम को कुछ और, सुबह कुछ और, 50 लाख नौकरी देंगे, फिर 10 लाख देंगे, घटने लगता है। पता नहीं कैसे मानक तैयार किए जाते हैं। हत्या बलात्कार दिन प्रतिदिन, कल मैंने देखा महोदय सरेआम संभल में, आप सभी लोग देखे होंगे, जो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई 2 नेताओं की। निहत्थे लोगों की देख करके रूह कांप जाती है महोदय। बिल्कुल जंगल राज, महाजंगल राज की संज्ञा दे जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय योगी जी, आपके सरकार में इतने बेबस लाचार आप योगी हैं। बड़ी उम्मीदें थी आपसे जनता की, लेकिन बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। जहां देखिए लड़कियों का बलात्कार, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। भैंस का खूंटा बदलने से महोदय भैंस दूध अधिक नहीं देती है। हम किसान के बेटे हैं, हम भली भांति जानते हैं। उसके लिए चारा की प्रबंध करना पड़ेगा, उसके लिए खान खुराक की प्रबंध करना पड़ता है, तब वो भैंस दूध देगी। इसलिए बात ये मैं कह रहा हूं कि आप 100 नंबर को बदलकर 112 नंबर कर दिए। आज भी लोग 100 नंबर कहते हैं, 112 नंबर में कोई कम याद रहता है। इसी तरह से वुमेन पावर लाइन्स था, बहुत सारी योजनाएं थी जिनका सिर्फ आप नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से महोदय कुछ न होने वाला, उस पर सरकार का अधिक व्यय होता है।
जब आप इतना ही सम्मान करते हैं उनका या उन महान व्यक्तियों का, तो आप उनके नाम पर कुछ अलग योजना, कुछ अलग पार्क, कुछ अलग चीज़ बनाकर रख दीजिए। लेकिन नाम जो है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, कितने सॉफ्टवेयर चेंज किए हुए, कितने करोड़ खर्चे आए होंगे। उसमें किसी जिले का कायाकल्प बदल सकती थी महाराज। हम सबका यही विचार है कि आप सशक्त बनाने के लिए सशक्त कदम उठाइए। बात रही पूर्वांचल की, महोदय पूर्वांचल कितना उपेक्षित है। आप उसी पूर्वांचल से 4-4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उस पूर्वांचल की स्थिति कैसी है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप गोरखपुर के जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, संत आदमी है, तो कम से कम पूर्वांचल में ऐसे कारपोरेट, ऐसे कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ जो बंद है, चीनी मिलें हुई, जूट मिलें हुई, या फिर कोई नए प्लांट की स्थापना कर इस बेरोजगारी और रुपये अभिशाप को दूर करते, वो कोई आपको मानक नहीं दिख रहा, नहीं कोई कुछ हो रहा है। कागजों पर सिर्फ काम हो रहा है, ये काम धरातल पर दिख नहीं रहा है। धरातल पर जा कर के देखिए ये कैसे करप्शन हो रहे हैं। हाँ, एक बात की सराहना जरूर मैं कर दूंगा कि योगी जी ने जो राशन वितरण प्रणाली था, जो कि कार्ड पर मिलता था, उसमें हद तक सुधार आया है। पंचिंग सिस्टम हो जाने से कुछ हद तक सुधार आया है, कुछ हद तक इसमें करप्शन कम हुआ है। ऐसे ही सख्त कदम उठा करके करप्शन को दूर कीजिए। उपलब्धि हासिल करना है तो ये काम करना पड़ेगा। दिन दहाड़े जो बलात्कार हो रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। सरकार से हमारी यह मांग है। भाषणबाजी से, जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब दुरुस्त कीजिए। गाय को बचाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। मुझे याद है समाजवादी पेंशन बंद किया गया। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पेंशन अच्छा था, बुरा था, क्या है क्या नहीं है, लेकिन महोदय जिन लाभार्थियों को, जिन पात्र व्यक्तियों को मिल रहा था उनके लिए शायद अच्छा ही होगा, लेकिन आपने उसको बंद किया। ठीक है, अच्छी बात है, बंद किया, लेकिन आप उसके स्थान पर कम से कम गौरक्षक मानते हैं अपने आप को, तो कम से कम गौरक्षक पेंशन ही चलवा दिए होते तो हमारे किसान मजदूर सबसे ज्यादा गाय पालने वाले हैं, उनका भरण पोषण कम से कम उनके बच्चों का होता, फीस होता। अगर देखा जाए तो हम लोग वाला सबसे ज्यादा गाय पालने वाले हैं, सबसे अच्छा गौरक्षक हम लोग करते हैं। गौ तस्करी होती है, गाय बेची जाती है, क्यों किसान बेचता है, क्यों ग्वाला बेचता है? भरण पोषण के लिए वो उनकी आधार होती है। अगर गौरक्षक सही में गाय माता को बचाना है तो इन गाय पालने वालों को, इन गाय चराने वाले को, जो गाँव में मैंने देखा है चरवाही लेते हैं, गाय चराने के लिए पैसे लेते हैं, उनको आप पेंशन कर देते तो उनके जीवन स्तर में सुधार आता। आप गौरक्षक पेंशन ही कर देते, लेकिन ऐसा कुछ मानक हो नहीं रहा। जमीनी स्तर पर बस गाय बचा दीजिए, सांड को मत मारिए, सारे फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। करप्शन ऐसे चल रहा है आपके भी सरकार में जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अपराध वैसे ही बढ़े हैं, करप्शन वही है। पिछली सरकारों पर आप इल्जाम लगाते थे, थाना कौन चला रहा, जिला कौन चला रहा है, अब कहाँ गया वो जातिवाद? कौन अधिकारी है आज, किसका काम हो रहा है? मैंने आपके विधायक और आपके सचिवों का वो ऑडियो क्लिप भी सुना था जिसमें खुद को विधायक जी लाचार बता रहे थे। अब बता रहे थे कि आपको तो पता होगा सचिव जी कि पोस्टर लगा है गड्ढा मुक्त सड़क, लेकिन आप रहते लखनऊ में ही है।
और गचकी खाते हुए गाड़ी से जाते होंगे तो पता ही होगा। तो सचिव जी हंस रहे थे। महोदय, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कतई उचित नहीं है। विनम्र निवेदन है कि आप हमारे जो सम्मानित नेता है वो पूंजीपतियों को बचाने के लिए धृतराष्ट्र ना बने, आंख पर पट्टी ना बांधे। नहीं तो ये गरीब मजदूर लाचार बेबस जो दिख रहे हैं, जिनको आप भेड़ बकरियों की तरह समझ रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांति के सारे मार्ग जब बंद हो जाते हैं तो युद्ध का रास्ता अपनाया जाता है। ये मजदूर बेबस वही रास्ता अपना लेंगे जो भयावह होगा। देश हित में, प्रदेश हित में आप ठोस कदम उठाइए, डाटा एकत्र कीजिए, कहाँ क्या होना चाहिए, किस चीज़ के लिए कौन सा जिला फेमस है, क्या वहाँ पर हो सकता है, उसके लिए वहाँ मानदंड तैयार कर रोजगार पैदा कीजिए। हर जिला, हर धरती कुछ ना कुछ अपने इतिहास के लिए जानी जाती है। जैसे हमारे पूर्वांचल में ही बहुत सारी नदियाँ हैं। मुझे उतना तो पता नहीं है, लेकिन शायद ये सुझाव अच्छा लगे। कोई प्लांट बैठाते बिजली के लिए, छोटे छोटे ही प्लांट बैठते, बिजली उत्पादन होता, रोजगार मिलता। ये चीनी मिलें हैं, इनको स्टार्ट करते, किसानों को फायदा होता, कुछ मजदूर जीते। बहुत सारी धागा मिलें हैं जो बंद पड़ी हैं, इनको शुरुआत कराते, बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होते। कहीं पर्यटन स्थल ही बनाते टूरिस्ट वगैरह के लिए, वहाँ भी रोजगार उत्पन्न होता। लेकिन आप इन सबको नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं। साथियों, मैं भाषण पर जो है कि लंबे लंबे भाषणों पर मैं एक आप लोगों के बीच कविता पढ़ रहा हूँ। मैंने पढ़ा था, इस भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। भाषण पर मैंने जो कि बहुत लंबे लंबे जुमलेबाजी फेंकी जा रही है, उस पर मैं कहूँगा, सच बोले जो ऐसा दर्पण नहीं है, भाषण तो खूब है पर राशन नहीं है। अमरूद और आम के पेड़ कट गए, भरा भरा वो आंगन नहीं है। चारों ओर है अब सुना सुना, पहले वाला वो सावन नहीं है। आफत है सच बोलना, झूठ में अब वो उकसावन नहीं है। अब तो है चापलूसों का राज, अब तो है चापलूसों का राज, कम वालों का सामान नहीं है। पैसे के आगे क्या कहूँ मेरे दोस्तों, इस दुनिया में कोई अपना अपना नहीं है। पैसे वालों का आप देख करके इन गरीब मजदूरों को बेबस कर रहे हैं। फिर आगे आऊँगा साथियों, अपनी बात को रखने के लिए। मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आपका अपना अखिलेश उर्फ झलक। जय हिंद।